हेलो फ्रेंड्स, मैं विजेंद्र सिंह अपने यूट्यूब चैनल आरबी ज्योग्राफिकल वर्ल्ड में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम 12th क्लास ज्योग्राफी के मानव भूगोल के मूल सिद्धांत पुस्तक के यूनिट नंबर 3 अध्याय नंबर 9 जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, इसके 4 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे जिनकी सीबीएसई बोर्ड और हरियाणा बोर्ड के एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो है भाई अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से क्या तात्पर्य है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के मुख्य आधार कौन से हैं। यानी सबसे पहले तो हमें व्यापार के बारे में पता होना चाहिए। व्यापार जब बाहर के कई देशों के साथ होता है तो उसको हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बोलते हैं। दो या दो से अधिक देशों के बीच वस्तुओं और सेवाओं के आयात निर्यात के व्यापार को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बोलते हैं, यानी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। इसके बाद इसी में दूसरा क्वेश्चन बनता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के मुख्य आधार कौन से हैं। मुख्य आधार का मतलब ऐसे कौन से पॉइंट है जिसके ऊपर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार टिका हुआ है। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कई आधार हैं। नंबर 1 जैसे भूवैज्ञानिक संरचना। भूवैज्ञानिक संरचना में मतलब क्या है कि भू का मतलब भूमि की वैज्ञानिक बनावट, संरचना का मतलब बनावट, यानी कि भूमि की जो बनावट है वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को काफ़ी हद तक प्रभावित करती है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार उसके ऊपर निर्भर करता है। इसमें हम देखते हैं कि इस भूवैज्ञानिक संरचना को जो है अनेक प्रकार की ये चीज़ें प्रभावित करती हैं। जैसे जो भी भूमि की बनावट होती है वो वहाँ की उसका धरातल जो है उसको प्रभावित करता है, खनिज संपदा को प्रभावित करता है, फसलों को प्रभावित करता है और पशुओं को भी काफ़ी हद तक प्रभावित करता है। उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें तो जैसे चाय की फसल है, वो भूमि की ऐसी बनावट हो जो कि पहाड़ी क्षेत्र हो, यानी कि ढलान वाला क्षेत्र हो, वहाँ पर चाय की खेती होती है। समतल मैदानी भागों में चाय की खेती नहीं हो सकती। तो ये भूमि की बनावट ही है जो इस फसल को प्रभावित करती है। इसके अतिरिक्त और दूसरी फसलें जैसे गेहूं को अगर हम देखें, चावल को देखें, तो ये समतल और सपाट मैदानों में ये फसल होती है, ये पहाड़ी क्षेत्रों में या मरुस्थलीय क्षेत्रों में नहीं होती। पशुओं का भी अगर हम देखें तो ये भी जो है भू आकृतिक या भूवैज्ञानिक संरचना पशुओं को भी प्रभावित करती है। पहाड़ी क्षेत्रों में देखते हैं रेंडियर, याक, भेड़ बकरियां, ये ज़्यादातर पशु पाले जाते हैं। जबकि ऊंट वगैरह जो है, ऊंट है या दूसरे पशु है, वो समतल और मैदानी भागों में पाले जाते हैं। तो इस तरह से भूवैज्ञानिक संरचना जो है वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रभावित करती है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है खनिज संसाधन। खनिज संसाधन जो है उसमें हम देखें तो ये भी काफ़ी हद तक किसी भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए बहुत ज़रूरी है। खनिजों का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण यह है कि इनका विश्व स्तर पर वितरण बड़ा ही असमान है। खनिजों से उद्योग एवं व्यापार को ठोस आधार मिलता है। यानी कि कहने का मतलब क्या है, अभी खनिज जो है वो काफ़ी हद तक किसी भी प्रकार के उद्योग धंधों को या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रभावित करता है। स्टील जो है, लोहा है, वो किसी भी देश की आधारभूत संरचना यानी कि उसके विकास का आधारभूत ढांचा तैयार करता है। जिस देश में लो इस्पात उद्योग ज़्यादा होंगे वो जो है वो सभ्यता उसकी औद्योगिक दृष्टि से देखें या उसको संपन्नता की दृष्टि से देखें तो वो देश उतना ही ज़्यादा और देशों की बजाय आगे मिलता है। इसके बाद तीसरा जलवायु। जलवायु जो है वो भी किसी भी प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए महत्वपूर्ण है। क्योंकि जलवायु जो है वो वनस्पति और जीवों को हर तरह से, चाहे मानव जीवन है चाहे कोई भी है, हर जीवन को बहुत प्रभावित करती है। हर जीवन के ऊपर उसका गहरा प्रभाव होता है। जलवायु में विविधता के कारण उत्पादों में भी विविधता पाई जाती है। यानी कि जहाँ की जलवायु अगर भिन्न भिन्न है तो वहाँ का जो प्रोडक्शन होता है, वहाँ का जो उत्पाद है, उसमें भी अंतर मिलता है। उदाहरण के तौर पर चावल, रबड़, केला आदि उष्णकटिबंधीय जलवायु वाले प्रदेशों में ही पैदा होते हैं, जबकि गेहूं, ऊन आदि शीतोष्ण कटिबंध यानी ठंडे प्रदेशों में ये चीज़ें पाई जाती हैं।
तो उष्ण कटिबंध, उष्ण का मतलब होता है गर्म और कटिबंध का मतलब होता है क्षेत्र, यानी कि चाय, रबड़, चावल, केला, ये जो है ये उष्ण कटिबंध के यानी कि फसलें हैं। तो जलवायु जो है कहने का मतलब है ये भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बहुत प्रभावित करती है। उसके बाद बदलते राजनीतिक संबंध, बदलते राजनीतिक संबंध जो हैं वो बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं किसी भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को, जो है वो ये बदलते राजनीतिक संबंध बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। उदाहरण के तौर पे अभी देखें तो मार्च 2020 में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत की यात्रा पर आए थे, तो उसका आने का क्या बेनिफिट हुआ, क्या प्रभाव पड़ा, भी जितनी भी हमारे ऊपर अमेरिका ने प्रतिबंध लगा रखे थे उन प्रतिबंधों को हटा लिया गया। और इसके अतिरिक्त भारत के सूचना प्रौद्योगिकी यानी आईटी से जुड़े व्यापार को बढ़ावा भी इसकी वजह से मिला है। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो पाकिस्तान जो है भारत का एक पड़ोसी देश है, लेकिन पड़ोसी होते हुए हमारे उसके साथ राजनीतिक संबंध जो है वो अच्छे नहीं हैं, और अच्छे संबंध न होने की वजह से पाकिस्तान के साथ हमारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बिल्कुल न के बराबर है, यानी व्यापार बहुत ही कम होता है। उसके बाद शांति और राजनीतिक स्थिरता, शांति और राजनीतिक स्थिरता का मतलब है अभी किसी भी देश का कोई भी अंतर्राष्ट्रीय आपस में एक दूसरे देश के साथ व्यापार होता है तो ये चीज़ बहुत महत्वपूर्ण रखती है अभी उस देश में शांति है या नहीं है। कई बार हम देखते हैं कई देशों में राजनीतिक उथल पुथल होती है, वहाँ अराजकता होती है, वहाँ पर गृह युद्ध होता है, बम ब्लास्ट होते हैं, वहाँ की जनता परेशान है। तो वो राजनीतिक अस्थिरता जो है वो उस देश के साथ कोई भी व्यापार करने का साहस नहीं करता, क्योंकि उसको व्यापार में घाटा होने का खतरा होता है। तो ये चीज़ भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रभावित करती है। इसका अगर हम छोटा सा उदाहरण लेके चले तो हम देखते हैं कि इजराइल और फ़लस्तीन का झगड़ा काफ़ी समय से चल रहा है, तो इनके साथ जो है व्यापार करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। इसके अतिरिक्त ईरान, इराक, कुवैत, इनका भी आपस में गृह युद्ध चल रहा है। उस गृह युद्ध चलने की वजह से पेट्रोल के मूल्यों में काफ़ी उतार चढ़ाव उतरा है। तो इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बहुत प्रभावित होता है। उसके बाद दूसरा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, स्पष्ट कीजिए कि पतनों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रवेश द्वार क्यों कहा जाता है। यानी कि हमें वर्णन करना है कि पतन जो हो किसी भी देश के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रवेश द्वार के रूप में माने जाते हैं, ऐसा क्यों है। अवस्थिति के आधार पर पतनों का वर्गीकरण कीजिए। तो देखो, किसी भी देश का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार 90% से भी ज़्यादा समुद्र मार्ग के द्वारा होता है। भाई कोई भी देश है उसका इंटरनेशनल स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार होता है तो वो 90% से भी ज़्यादा समुद्र मार्ग के द्वारा ही होता है। वायु परिवहन में जो महत्व हवाई अड्डे का होता है और रेल परिवहन में जो महत्व रेलवे स्टेशनों का होता है, वैसा ही महत्व जल यातायात में पतन और बंदरगाहों का होता है। यानी कि जिस तरह से वायु परिवहन होता है उसमें एयरपोर्ट का यानी हवाई अड्डे का बहुत बड़ा महत्व होता है, रेल परिवहन में रेलवे स्टेशनों का महत्व होता है, उसी तरह से जल यातायात में भी पतन और बंदरगाहों का योगदान होता है। समुद्र पर अवस्थित पतन वह स्थान होता है जहां पर विदेशों से मंगाया गया माल उतारा जाता है और विदेशों को निर्यात किया जाने वाला माल जहाज़ों पर लादा जाता है। यानी कि पतन जो है समुद्र पर स्थित वो शहर, वो जगह होती है जहां पर विदेशों से आया हुआ माल उतारा जाता है और दूसरे देशों को भेजा जाने वाला माल वहां पर रखा जाता है और जहाज़ों पर चढ़ाया जाता है, यानी जहाज़ों पे लादा जाता है और विदेशों को निर्यात किया जाता है। तो इस तरह से ये जो है सारा काम पतनों द्वारा ही होता है, इसलिए पतनों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रवेश द्वार कहे जाते हैं। यानी कहने का मतलब क्या है, अभी कोई भी पतन जो है, कोई भी बंदरगाह है, वो प्रवेश द्वार इसलिए भी होता है कि बाहर से जितना भी सामान आता है वो जहाज़ों के द्वारा आता है, समुद्री जहाज़ों के द्वारा, और उन पतनों पर लादा जाता है और पतनों पर उतारने के बाद वो देश के आंतरिक भागों में अंदर पहुंचाए जाते हैं। तो ये वो प्रवेश का काम कर गया, द्वार का काम कर गया। और दूसरी तरफ से अगर हम देखें तो देश के आंतरिक भागों में जितना भी ज़रूरत से ज़्यादा सामान बचता है वो सामान भी हम इन पतनों के ऊपर ही स्टोर करते हैं और यहाँ से दूसरे देशों को भेजते हैं। तो इस तरह से ये प्रवेश द्वार का ही काम करते हैं। उसके बाद अवस्थिति के आधार पर
पतनों का वर्गीकरण, यानी कि ये जो अवस्थिति, अवस्थिति का मतलब है जो स्थित है, उस आधार पर इसके दो भाग हैं, दो हिसाब से हम इनका वर्गीकरण करते हैं। एक है अंतर्देशीय पतन। अंतर्देशीय पतन यानी कि अंतर्देश, देश के अंदर का पतन, देश के भीतरी भागों का पतन। ये पतन समुद्र से दूर सतल खंड के भीतर स्थित होते हैं, यानी कि ये जो अंतर्देशीय पतन होते हैं वो समुद्र के किनारे पर न होकर के समुद्र से दूर देश के सतल खंड में, यानी कि जहाँ पर भूमि है, सतल है, वहाँ पर होते हैं। और ये नदी अथवा नहर के द्वारा समुद्र से जुड़े हुए होते हैं, समुद्र से मिले हुए होते हैं। इसके एग्जाम्पल अगर हम देखें तो ब्रिटेन में मानचेस्टर एक शहर का नाम है, जो कि पूरे विश्व में कपड़े के उत्पादन में विख्यात है। पूरे संसार में कपड़े का उत्पादन सबसे ज़्यादा मानचेस्टर में होता है। तो ब्रिटेन में मानचेस्टर, राइन नदी पर डुइसबर्ग, मानहिन और वही हुगली नदी पर कोलकाता आंतरिक पतनों के अच्छे उदाहरण हैं। यानी आप हमारे देश में कोलकाता जो है वो हुगली नदी पर स्थित है और ये समुद्र से करीब करीब 170 किलोमीटर दूर जो है वो है, यानी समुद्र से 170 किलोमीटर दूर देश के भीतरी भाग में है, हुगली नदी के ऊपर। दूसरा है भाई बाह्य पतन। ये वास्तविक पतन से दूर गहरे समुद्र में बनाए जाते हैं, यानी कि बाह्य पतन जो होते हैं समुद्र के किनारे पर जो पतन होता है, जो शहर होता है उससे दूर समुद्र में, यानी आंतरिक जो गहरा समुद्र होता है वहां पर ये पतन बनाए जाते हैं। इसका रीजन होता है बनाने का, वो क्या रीजन होता है, अभी जब जलपोत बड़े आकार के होने के कारण या वास्तविक पतन में अधिक अवसाद के निक्षेप के कारण वास्तविक पतन तक नहीं पहुंच पाते तो बाह्य पतनों का प्रयोग किया जाता है। कहने का मतलब क्या है, अभी जब बड़े जहाज होते हैं वो आकार में बहुत बड़े हो जाते हैं और जो वास्तविक पतन है उसमें अधिक अवसाद, अवसाद का मतलब है कोई भी नदी है, कोई भी नदी है अपने साथ अवसाद यानी गाद, कंकड़, कीचड़ वो समुद्र में जमा करती रहती है, तो समुद्र के किनारे पर अवसाद ज़्यादा हो जाता है। उसके कारण बड़े बड़े जहाज बिल्कुल, यानी कि मैन पतन जो होता है उसके वास्तविक पतन के पास नहीं पहुंच पाते, वो गाद की वजह से, क्योंकि उसकी जो तली होती है वो गाद से टकरा जाती है। तो यानी उस तक न पहुंच पाने के कारण इन पतनों का, यानी बाह्य पतनों का विकास किया गया है। यूरोप में ब्रिस्टल का बाह्य पतन, एवन माउथ इसके जो है अच्छे उदाहरण हैं, यानी कि यूरोप में ब्रिस्टल का बाह्य पतन जो है वो एवन माउथ का इसका जो है अच्छा उदाहरण है। इसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित किसी 5 प्रमुख समस्याओं का विश्लेषण कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित 5 समस्याएं। भाई इंटरनेशनल कोई भी व्यापार होता है उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो होती है, कोई ना कोई समस्याएं तो होती हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जब हम करते हैं किसी भी देश के साथ तो उससे संबंधित हमें 5 समस्याएं बतानी है। भी कौन कौन सी समस्याएं हैं। तो सबसे पहली समस्या भाई, ऐसी आशंका, यानी कि ऐसी आशंका व्यक्त की जा रही है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण किसानों को कृषि संबंधी तकनीक, बीज, खाद, कीटनाशक खरीदते समय बहुराष्ट्रीय कंपनियों के हाथों लूटना पड़ेगा, क्योंकि किसानों को कृषि संबंधी तकनीक खरीदते हैं, जैसे कृषि संबंधी तकनीक में अच्छी अच्छी नए नए उपकरण आते हैं, नए नए कृषि के यंत्र आते हैं, वो खरीदते हैं। भाई नए नए बीज आते हैं, खाद आती है, कीटनाशक यानी कि दवाइयाँ आती हैं, तो उनको खरीदते समय हमें बहुराष्ट्रीय कंपनियों के हाथों लूटना पड़ेगा। बहुराष्ट्रीय कंपनियां कौन सी होती हैं? वो कंपनियां जो दूसरे देशों से हमारे देश में बहुत ज़्यादा संख्या में आई हैं, तो उनके हाथों मनमाने वो अपना MRP रखते हैं, अपना मूल्य रखते हैं, तो उनसे हमें लूटना पड़ता है। दूसरा भी, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए WTO अर्थात वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी अंतर्राष्ट्रीय विश्व व्यापार संगठन से समझौता करना पड़ता है, और इस समझौते के बाद कृषि सेक्टर को मिलने वाली सब्सिडी बंद कर दी जाती है और इसका खामियाजा हमेशा छोटा किसान भुगतता है। तो ये भी जो है एक कमी है, इस एक समस्या है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की। भी छोटा किसान जो है वो इसमें ज़्यादा नुकसान उठाता है। उसके बाद तीसरी समस्या है वो है भाई, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण
पर्यावरण संरक्षण की आड़ में विकासशील देशों द्वारा उत्पादित अनेक कृषि से संबंधित वस्तुओं का निर्यात घटेगा। यानी कि अगर हम देखें, जब जितनी बहुराष्ट्रीय कंपनियां आएंगी वो पर्यावरण संरक्षण की आड़ लेकर के हमारे जो वस्तुएं हैं हमारे देश की, उनका ये निर्यात घटा देती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अड़चन पैदा करते हैं। बोलते हैं कि भाई यहाँ के उद्योग धंधे जो है वो पर्यावरण को चोट पहुँचा रहे हैं, पर्यावरण को हानि पहुँचा रहे हैं, और हमारे जो उत्पाद हैं वो पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुँचाते। तो इस तरह से उसकी आड़ में ये हमारी वस्तुओं का निर्यात घटा देती हैं। तो ये भी एक समस्या है। चौथा जो है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण विदेशी निवेश पर, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण विदेशी निवेश पर कोई नियंत्रण नहीं होता। बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारत में उद्योग स्थापित करने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र होंगी, और इस प्रतिस्पर्धा में हमारे घरेलू उद्योग पिछड़ जाएंगे, जिससे हमारे उद्योगपतियों को काफ़ी हानि उठानी पड़ेगी। ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का। भी विदेशी निवेश के ऊपर कोई भी नियंत्रण नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय जब व्यापार होता है तो उसके कारण कोई भी देश जो है वो उनके ऊपर नियंत्रण नहीं कर पाता, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के ऊपर। तो उसकी वजह से हमारे जो उद्योग धंधे हैं वो उनके मुकाबले पिछड़ जाते हैं। तो ये भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण एक समस्या बनती है। उसके बाद है, भारतीय जड़ी बूटियों और खाद्यान्नों का विदेशी कंपनियों द्वारा पेटेंट किए जाने का खतरा है। कहने का मतलब है, अनेक प्रकार की विदेशी कंपनियां आएंगी और हमारी यहाँ की जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करके देसी दवाओं का निर्माण करेंगी। निर्माण तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो हमारे इनको जितने भी खाद्यान्न से संबंधित, जड़ी बूटियों से संबंधित हैं, उनको वो पेटेंट कर लेंगी। पेटेंट करने की वजह से क्या होगा कि भारत को इन वस्तुओं का उपयोग करने पर उन कंपनियों को बहुत बड़ी रॉयल्टी देनी पड़ सकती है। इससे क्या होगा कि वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी होगी ही होगी। तो ये जो है एक बड़ी समस्या पैदा होने का खतरा है। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण बहुराष्ट्रीय कंपनियां हमारे देश में आएंगी, लेकिन विकासशील देशों की कंपनियां जैसे कि बैंकिंग है, बीमा है, यातायात है, शिक्षा है और होटल हैं, इनसे जुड़ी हुई सेवाएं बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा दी जाने वाली सेवाओं के आगे नहीं टिक पाएंगी। यानी कि हमारा जो लेवल है वो उन कंपनियों के आगे थोड़ा सा हल्का है। इसलिए ये जितनी भी स्वदेशी कंपनियां हैं वो सारी की सारी तबाह होने का खतरा है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण जो है एक समस्या पैदा हो सकती है, समस्या बन सकती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन क्या है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में विश्व व्यापार संगठन की भूमिका की चर्चा कीजिए। विश्व के विभिन्न देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा देने के लिए एक संगठन का गठन किया गया था, जिसका नाम जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ रखा गया, यानी गेट, GATT। यानी कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ उस वक्त इस अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन का गठन किया गया था हमारे देश की आज़ादी के बाद, क्योंकि लगभग उस वक्त बहुत सारे विश्व के देश स्वतंत्र हो गए थे। तो उनमें आपस में व्यापार को बढ़ावा देने के लिए एक विचार किया गया था कि क्यों ना एक ऐसा संगठन बनाया जाए जो कि विभिन्न देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा दे। तो ये विश्व व्यापार संगठन जो है उस वक्त बनाया गया। इसका शुरू में इसका नाम गेट रखा गया था, GATT, यानी जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, ये नाम रखा गया था। तो गेट की स्थापना 1948 में जिनेवा, एक शहर का नाम है जो कि स्विट्जरलैंड में पड़ता है, यहाँ पर इसकी स्थापना की गई थी। तो इसका मुख्यालय जो है वो जिनेवा में है। 1994 में सदस्य देशों के द्वारा राष्ट्रों के बीच मुक्त व्यापार को बढ़ावा देने के लिए एक स्थायी संस्था के निर्माण का निश्चय किया गया था तथा 1 जनवरी 1995 को इस गेट का नाम बदलकर विश्व व्यापार संगठन यानी WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन रख दिया गया। इसको जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में विश्व व्यापार
संगठन की भूमिका, यानी कि जो विभिन्न देशों के बीच व्यापार होता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, उसमें विश्व व्यापार संगठन यानी WTO की क्या भूमिका है, इसका क्या रोल है, यानी इसका क्या काम है इस अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में। तो भाई ये एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो राष्ट्रों के मध्य वैश्विक नियमों को लागू करता है। कोई भी व्यापार होता है तो उसमें कुछ न कुछ रूल रेगुलेशन होते हैं, तो जो भी नियम होते हैं उन नियमों को ये संस्था लागू करती है। दूसरा जो है, यह संगठन विश्व व्यापार में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए भी नियम बनाता है, यानी कि कोई भी किसी भी देश के साथ कोई व्यापार होता है और उस व्यापार में कोई बाधा उत्पन्न होती है तो उनको दूर करने के लिए ये रूल रेगुलेशन बनाता है, नियम बनाता है। तीसरा पॉइंट, यह सुनिश्चित करता है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के विस्तार से अल्प विकसित देश भी लाभान्वित हो, यानी कि इस संगठन की ये हमेशा कोशिश रहती है कि इस संगठन के द्वारा जो भी जुड़ा हुआ है तो खासकर अल्प विकसित, जो बहुत ही कम विकसित है, जैसे एशिया और अफ्रीका के महाद्वीप के जो देश हैं वो लगभग यूरोप और अमेरिका के देशों की तुलना में काफ़ी पिछड़े हुए हैं, तो इनको भी लाभ पहुँचे इस तरह का कोई न कोई रूल रेगुलेशन या नियम या हेल्प करने की कोशिश विश्व व्यापार संगठन करता है। उसके बाद इसका जो रोल है वो है भाई, यदि कोई देश समझौतों और नियमों का उल्लंघन करता है यानी उसका पालन नहीं करता है तो उसकी शिकायत विवाद निपटारा समिति को की जाती है, तो यानी कि वो समाधान करने की कोशिशें करती है। उसके बाद विश्व व्यापार संगठन वस्तु व्यापार, सेवा व्यापार जैसे दूरसंचार व बैंकिंग, विदेशी निवेश और उन विषयों को अपने कार्यों में सम्मिलित करता है, यानी कि विश्व व्यापार संगठन जो है वो वस्तु व्यापार को, सेवा व्यापार जिसमें दूरसंचार, बैंकिंग, विदेशी निवेश आता है, इन विषयों को शामिल करता है। यह संगठन उपभोक्ताओं को लाभ पहुंचाने के लिए सभी में प्रतिस्पर्धा को भी बढ़ावा देता है और साथ ही रोजगार के स्तर को भी बढ़ाने का प्रयास करता है, यानी कि ये संगठन जो है वो उपभोक्ताओं को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पहुंचाने के लिए अनेक जो भी देश इससे जुड़े हुए हैं उनमें होड़ लगाता है, प्रतिस्पर्धा कंपटीशन जो है वो बढ़ाता है और साथ साथ में ये रोजगार के अवसरों को भी बढ़ाने का प्रयत्न करता है। तो ये मैंने आपको इस वीडियो में 4 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करा दिए हैं जो कि CBSE बोर्ड और हरियाणा बोर्ड में इनकी पूरी संभावना इन्हीं प्रश्नों में से आने की संभावना है, तो इनको अच्छी तरह से तैयारी कीजिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए और अगले वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।